नमस्कार, मैं विनीत लाल आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे रीजन का जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान इस नाम को शायद आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, टीवी समाचारों के माध्यम से निश्चित रूप से सुना होगा। यह जो रीज़न है हाल फिलहाल 30 अप्रैल को विशेषकर चर्चा में आना शुरू हुआ। 30 अप्रैल को क्या हुआ था? बेसिकली 30 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, जो 7 जजेस का बेंच था, उसने एक फ़ैसला दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट को इलेक्शंस करवाने चाहिए और इलेक्शंस करवाने जाने तक वह एक अंतरिम सरकार को बना सकता है, इंटरिम गवर्नमेंट को वह इस्टेब्लिश कर सकता है, ऐसा एक निर्णय दिया। उसके बाद इस निर्णय को भारत की सरकार ने काफ़ी विरोध किया। भारत में काफ़ी रोष था और भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने अपना विरोध प्रकट किया और कहा कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन, कोई भी क्षेत्राधिकार इस रीजन्स में नहीं है, क्योंकि यह रीजन 1947 के बाद से ही भारत का एक अभिन्न अंग है और पाकिस्तान उसको 1947 के बाद से ही गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 1994 के पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशंस का भी चर्चा किया और कहा कि 1994 के पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन जो इंडियन पार्लियामेंट ने पारित किया था, उसमें कंसेंसस के साथ ही पारित किया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ पाक अधिकृत कश्मीर को, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसको भारत को वापस करना चाहिए। तो ये जो रीज़न है वह क्यों इम्पॉर्टेंट है? यह एक जो क्षेत्र है, अगर भारत के नक्शे में हम देखें तो ये भारत का जम्मू कश्मीर का जो पूरा यह इलाका है, तो जम्मू कश्मीर के इलाके में अगर आप देखें तो उत्तर पश्चिम भाग में एक ये रीजन है, इतना भाग जो कि गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है। और ये जो भाग है पश्चिम भाग, जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमी भाग है, यह है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो भारत इसको कहता है पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर। इस रीजन को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से उसको पुकारता है, उसको बोलता है। इन दोनों में अंतर है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बट नो, ये दोनों अलग अलग रीजन है। दोनों में अंतर क्या है कि जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है, यह पूरी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है और पाकिस्तान सरकार भी इसको मानता है। जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वह पाकिस्तान मानता है कि यह एक स्वतंत्र तरीके का राज्य है, स्वतंत्र तरीके का देश है, वह एक ऑटोनोमस एरिया है, वह एक आज़ाद कश्मीर है। हालांकि पाकिस्तान वहाँ पर भी प्रॉक्सी तरीके से अपनी सरकार ही चलाता है। तो यह जो रीजन है वो पाकिस्तान का भाग है, जबकि यह जो रीजन है वो पाकिस्तान का भाग नहीं है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है इज़ ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अभी के नज़रिए से देखें तो 1947 के बाद से गैर कानूनी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के अलावे का क्षेत्र है। यह जो रीज़न है उसके थोड़ा सा इतिहास में अगर हम जाएं तो यह जो पूरा का पूरा जो रीजन है, पहले महाराजा रंजीत सिंह 19वीं शताब्दी के शुरुआती चरणों में महाराजा रंजीत सिंह ने इस पे रूल किया था और 1839 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने के बाद सिख साम्राज्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था और 1845 ईस्वी में जब एक आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों की वहाँ पे विजय हुई थी और उसके कारण से 1846 के बाद से सिखों का कब्जा वहाँ से ख़त्म हो गया, सिखों का वहाँ से राजपाट ख़त्म हो गया और कहीं ना कहीं उसके बाद अंग्रेज़ों का वर्चस्व वहाँ पे बढ़ गया। लेकिन
बाद में एक महाराजा गुलाब सिंह थे, जिन्होंने गुलाब सिंह ने कश्मीर को अंग्रेज़ों को पैसा देकर खरीद लिया था और काफ़ी दिनों तक उन्होंने राजपाट संभाला। तो ये पूरा का पूरा जो कश्मीर का साम्राज्य था वह चला रहे थे। लेकिन यह जो रीजन है सामरिक दृष्टिकोण से ब्रिटेन के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ब्रिटेन का जो साम्राज्य था स्ट्रेटेजिकली यह इम्पॉर्टेंट होने के कारण उसके लिए भी बहुत ही 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण नज़र आ रहा था। तो 1935 में एक रेजोल्यूशंस पारित करके अंग्रेज़ों ने फिर से उसको 60 सालों के लिए लीज पर ले लिया। 1935 में ये पूरे जो गिलगित बल्तिस्तान जो एरिया है उसको लीज पे ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान अंग्रेज़ों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट था? यह इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यह एक जो ऐसा एरिया था जो एक सीमावर्ती इलाका था। सीमावर्ती इलाका कहाँ से? इस तरफ उसका जो उत्तर भाग में चाइना का बॉर्डर टच होता था, अगर उसके और उत्तर में जाए तो यहाँ पे रसिया का बॉर्डर टच होता था। और 1922-1923 में जब रशियन रेवोल्यूशंस हुए तो सोवियत संघ मजबूत होने के बाद ब्रिटेन को यह लगने लगा कि हो सकता है कि सोवियत संघ अपना साम्राज्य का विस्तार करते करते यह यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि उस समय जो सेंट्रल एशिया के जो देश थे, जो मध्य एशियाई जो देश थे, खास करके जो दो देश थे किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, वह दोनों ही बहुत ही सीमावर्ती इलाके था। मतलब कि गिलगित बल्तिस्तान का एकदम पास का एरिया था और वहाँ से सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप में भी जाया जा सकता था। तो यह एरिया, और इस तरफ उसके पश्चिमी भाग में अफ़गानिस्तान भी था। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के देश, यह सब के सब वहाँ से काफ़ी पास में था, बहुत ही आसानी से उसको ट्रेवल किया जा सकता था। तो इन सब के कारण ही 1935 में ब्रिटेन ने उसको लीज पर ले लिया। लेकिन 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता देने की बात आई तो 1947 में भारत को 15 अगस्त की स्वतंत्रता देने के पहले ही अगस्त 1 को महाराजा हरि सिंह को, मतलब जो उस समय कश्मीर के जो महाराजा थे, उसको गिलगित बल्तिस्तान का एरिया सौंप दिया गया। और साथ में अंग्रेज़ों ने अपने 2 ऑफिसर्स को भी उस समय दिया था, जिसका नाम था मेजर W.A. ब्राउन और कैप्टन A.S. मैथिसियन। और उन दोनों को ये देखने के लिए बेसिकली कश्मीर के महाराजा को दिया गया था कि इस एरिया में वह जो सुरक्षा व्यवस्था का दृष्टिकोण और शासन कला कैसे चलाया जाए, उसको लेकर महाराजा को वह सलाह देंगे, मशविरा देंगे, सजेशंस देंगे, उसके लिए उनको रखा गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान ने एक अटैक कर दिया इस एरिया में। स्वतंत्रता के कुछ समय के बाद ही अक्टूबर 1947 में अटैक कर दिया। ट्राइबल अटैक के नाम से पाकिस्तान ने बोला कि ये ट्राइबल अटैक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस ट्राइबल अटैक में पूरे के पूरे जो सेना थे वह पाकिस्तानी आर्मी के ही जवान थे, पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग थे। तो उस अटैक से बचने के लिए, उस अटैक से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कश्मीर का विलय 31 अक्टूबर 1947 को भारत में महाराजा हरि सिंह ने कर दिया। एक एक्सेशन किया, एक ट्रीटी किया, जिसके कारण से कश्मीर का विलय भारत में हो गया, जो कि पूरी तरीके से कानूनी एक विलय था। और उसके बाद फिर उस समय भारत ने सहायता की, भारत ने अपने मिलिट्री को भेजा और पाकिस्तान को पूरा का पूरा एरिया को कब्जा करने नहीं दिया। लेकिन उस समय तक गिलगित बल्तिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो भी का एरिया है वह पाकिस्तान के कब्जे में था। और उस समय के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके चले गए और यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को वह ले गए, जिस कारण से यह मामला आज तक अटका हुआ है। और भारत का राष्ट्रीय हित जो भारत का राष्ट्रीय हित है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, वह नेहरू, उस समय के नेहरू के पॉलिसी के कारण। और आज तक पाकिस्तान जो है इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो इन सब सामरिक महत्व के कारण ही यह जो एरिया है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी जो एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 30 अप्रैल को, बेसिकली यह फैसला
था कि इलेक्शंस करवाने को, और इलेक्शंस चूँकि पाकिस्तान उसको इसलिए करवाना चाह रहा था क्योंकि वहाँ पे वह सरकार बनाना चाहता था, और पाकिस्तान की ये लगातार कोशिश रही है 2018 के बाद कि उसको अपना 5वां स्टेट के रूप में घोषित कर दे। पाकिस्तान में भी एग्जिस्टिंग 4 स्टेट हैं और वह चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान को वह अपना 5वां राज्य बनाए। उसके लिए ही वह जो 2018 में एक गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर पास किया था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के अनुसार वह वहाँ पर इलेक्शंस नहीं करवा सकता था और उसको कुछ न कुछ स्वायत्तता देना जरूरी था। और उसी को रद्द करने के लिए, उस ऑर्डर को रद्द करने के लिए पाकिस्तान की सरकार जो थी वह सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट था वह 30 अप्रैल को उस गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 को रद्द कर दिया और पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि वह इलेक्शंस करवा सकता है और साथ ही साथ वह इंटरिम गवर्नमेंट को भी वह वहाँ पे बना सकता है। इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो वह पाकिस्तान के कब्जे में पूरी तरीके से आ जाएगा और पाकिस्तान इंटरनेशनली वह बताएगा कि वह जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वह पाकिस्तान का अभिन्न अंग है और वह अब 5वां राज्य बन गया है। इसके अलावे अब इसका जो भारत ने जो रिटेलिएट किया, भारत ने जो जवाब दिया उच्चायुक्त स्तर पे जो तो जवाब दिया ही, उस समय उच्चायुक्त के स्तर पे तो पूरा अपना विरोध दर्ज किया ही। उसके अलावे एक टैक्टिकल मूव करते हुए भारत के जो एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत का जो एक मौसम विभाग है, उसने 8 मई से गिलगित बल्तिस्तान के अलावे मुजफ्फराबाद, जो मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी है, वहाँ का भी मौसम का पूर्वानुमान बताने का सिलसिला को शुरू किया। यह एक नया कदम था भारत के दृष्टिकोण से, भारत के विदेश नीति के दृष्टिकोण से यह एक नया कदम था, क्योंकि अभी तक जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, अभी तक जो भारतीय मौसम विभाग था, वह केंद्रीय स्तर पे उन सब क्षेत्रों का मौसम का पूर्वानुमान तो बताता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो सब डिवीज़न है, जो IMD का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जम्मू कश्मीर का जो सब डिवीज़न था, अभी तक उसको गिलगित बल्तिस्तान एरिया का मौसम का पूर्वानुमान नहीं बताता था। तो जम्मू कश्मीर का जो सब डिवीज़न है 8 मई से गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर और मुजफ्फराबाद, जो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, उसका भी मौसम की जानकारी देना शुरू कर दिया। तो भारत कहीं न कहीं यह दिखाने का कोशिश कर रहा था कि यह एरिया पूरी तरीके से भारत का है, भारत का अभिन्न अंग है और भारत की सॉवरेनिटी वहाँ पर काम करती है। तो पाकिस्तान भी उसका विरोध कर रहा था भारत के इस कदम का। उसके अलावे इससे पहले भी अगर आप देखें तो 2016 के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 15 अगस्त को जो अपने भाषण के दौरान इन सब रीजन्स की चर्चा उन्होंने अपने संबोधन में किया था। उसके बाद से ही बेसिकली इन सब रीजन्स का महत्व बढ़ गया था भारत के दृष्टिकोण से, और लगने लगा था कि भारत की सरकार कहीं ना कहीं गंभीर है पूरे के पूरे एरिया को स्वतंत्र करने के लिए। पूरे के पूरे एरिया जो लगभग पिछले 70 और 75 सालों से पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको लेने के लिए काफ़ी गंभीर है। और उसके बाद भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय जो थी उसको सभी जो भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सभी जो केबल ऑपरेटर जो जम्मू कश्मीर में केबल ऑपरेटर काम करते हैं उनको भी वो कहा था कि जो भी उसके पड़ोसी देश हैं वहाँ के जो भी नेटवर्क्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, उसको दिखाना बंद करें और केवल भारत के ही चैनल्स को दिखाएं, और जो भी चैनल्स दिखाना है उसको भारतीय सूचना मंत्रालय से पहले उसको पास करवाना होगा। तो ये सब डेवलपमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से। यह एरिया भारत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूरा का पूरा अगर ये एरिया पूरा भारत के कब्जे में आ जाएगा, भारत का जो यहाँ पे शासन व्यवस्था शुरू हो जाएगा, तो एक तो यहाँ पे अफगानिस्तान में भारत बहुत आसानी से प्रवेश कर सकता है, अफगानिस्तान डायरेक्ट वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सेंट्रल एशिया, मध्य एशियाई देश, जहाँ पे नेचुरल गैस का अपार भंडार है, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो जो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ऐसे देश हैं, उसके वहाँ तक तो बहुत आसानी से भारत पहुँच बना ही सकता है। उसके अलावा वहाँ से लैंड से ही बहुत आसानी से यूरोप तक भी जा सकता है।
तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है। उसके अलावे चाइना के लिए भी यह एक इम्पॉर्टेंट जगह है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है आपके लिए कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का जो उत्तरी एरिया है वहाँ पे लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था 1963 में पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था, दे दिया था चाइना को। और चाइना ने वहाँ पर 1969 में ही एक काराकोरम हाईवे का निर्माण किया था और वह पाकिस्तान को जोड़ता था, लैंड से उसको जोड़ता था। उसके अलावे अभी आपने सुना होगा सीपेक का नाम, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह एक बहुत बड़ा चाइना का प्रोजेक्ट है और बेसिकली इस प्रोजेक्ट को यहीं से चाइना यहाँ से वह गुजर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के एरिया होते हुए पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान में वह ग्वादर एक पोर्ट है, ग्वादर एक बंदरगाह है, वहाँ से कनेक्ट वह कर रहा है। ग्वादर पोर्ट चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। वह इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी जो है यह ग्वादर पोर्ट जो है, बेसिकली ग्वादर पोर्ट का जो लोकेशन है वह अरब सागर में, अरबियन सी के पास है। और अरबियन सी के पास वहाँ पे है जहाँ पे ओमान और सऊदी अरब और बाकी जो मिडिल ईस्टर्न के देश हैं जो कि मध्य पूर्वी जो देश हैं, वहाँ पर बहुत आसानी से चाइना यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पे जो अपना व्यवस्था करने के बाद वहाँ से आसानी से पहुँच सकता है। तो जो चाइना को पहले पूरा का पूरा इस एरिया से होते हुए मीन्स इंडियन ओशन से होते हुए यहाँ पे जाना पड़ता था, जिसमें लगभग 15 डेज उसको लगते थे, एक पखवाड़ा लगता था। और अभी अगर इस एरिया में यह पूरा का पूरा सीपेक का निर्माण वह कर लेगा तो उस एरिया में पहुँचने में उसको केवल 48 आवर्स लगेंगे। तो ट्रेड के दृष्टिकोण से भी चाइना के लिए वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इस एरिया को भारत अगर अपने कब्जे में कर लेता है तो चाइना के लिए भी वह बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। चाइना को भी वह एक चुनौती के रूप में भारत दे सकता है। उसके अलावा भारत तो अपना फ़ायदा उसको उठा ही सकता है, भारत अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भारत अपने राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से ये एरिया भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब के कारण ही बेसिकली अभी देखे होंगे कि 30 अप्रैल के बाद जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद 8 मई को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो ये मौसम का जो बुलेटिन देना स्टार्ट किया, तो उसके बाद चाइना ने जानबूझकर, अभी आपने सुना होगा कि सिक्किम के पार्ट में, सिक्किम का जो सीमा चाइना से लगता है वहाँ पे कुछ क्लैशेज हुए हैं, वहाँ पे कुछ संघर्ष की स्थिति हुई है भारतीय सेना और चाइना के सेना के बीच में, जो कहीं न कहीं यह चाइना का डर दिखा रहा है कि वह जो इस एरिया में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है और भारत का सरकार गंभीरता से उस विषय को ले रहा है। भारत के जो 2014 के बाद की जो सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वह लगातार उस एरिया में कुछ न कुछ अपने स्ट्रेटेजिकल मूव से, कुछ न कुछ अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह लगातार यह कोशिश कर रहा है कि उस एरिया को आने वाले दिनों में हम भारत में मिलाएंगे, क्योंकि भारत का सरकार का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अलावे पूरा का पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अभी जो है वह भारत का अभिन्न अंग 1947 के बाद से ही रहा है। तो इन सब के कारण यह पूरा एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस पूरे का पूरे घटनाक्रम पे, जो पिछले 10 से 12 दिनों में इस पूरे एरिया को लेकर जो बात विचार और बहुत सारे जो वाद विवाद चल रहे हैं उसको लेकर एक कुछ थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश मैंने किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और एक महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो को अच्छे करने के लिए और अच्छे तरीके से पेश करने के लिए आपका सजेशंस हमेशा आमंत्रित रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको नए नए टॉपिक के साथ एनालिसिस और डिस्क्राइब कर सकें। थैंक यू।